चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। चलें, आज हमने चैप्टर नंबर जो 18 है इसको स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 17 बाद में किया जाएगा, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि ये चैप्टर कुछ आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, मिलता जुलता, इसलिए इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर लेते हैं। तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, बेसिकली इस चैप्टर में हम एटम और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। इधर वाजद, इधर ध्यान करो, एटम और न्यूक्लियस के बारे में। जो पुराने साइंसदान थे, कुछ ग्रीक फ़िलासफ़र्स, कुछ यूनानी जो फ़लसफ़ी या वो जो भी होते हैं फ़िलासफ़र्स जिन्हें कहते हैं, उनका ये ख्याल था कि मैटर जो है हमारे इर्द गिर्द, ये जो हम देखते हैं, ये है पानी है, ये सारा मैटर है। मैटर की जो इकाई है, यानी कि मैटर को अगर ब्रेक किया जाए एंड पे जाके जो चीज़ हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी? एटम मिलेगा। क्या मिलेगा? एटम। जैसे अगर आप एक दीवार को तोड़ें तो ईंटें निकलेंगी, ईंटों को तोड़े तो रेत के ज़रे निकल आएंगे ना, पीसते जाएं, करते जाएं। इस तरह उनका ख्याल था कि अगर मैटर को तोड़ा जाए, तकसीम किया जाए, तो आखिरी जो चीज़ हमें मिलेगी वो एटम होगा। और एटम से ज़्यादा आगे आप मैटर को तोड़ नहीं सकते। तो एटम इंडिविजिबल है, यानी कि नाकाबिले तकसीम है। ये पुराने साइंसदानों का ख्याल था। और फिर उसके बाद एक साइंसदान आए, उनका नाम था रदरफोर्ड। ये कुछ MCQs में बीच में बताने लगा हूँ। रदरफोर्ड ने 1911 के करीब, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने कहा कि एटम के सेंटर में एक बहुत भारी चीज़ है, जहाँ पे एटम का जो ज़्यादातर मैस एटम का सेंटर में पाया जाता है, और उस चीज़ को उन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियस कहा। क्या कहा? न्यूक्लियस। याद है चीज़? अच्छा, उन्होंने कहा कि आगे फिर ये सारा का सारा एटम है, और एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन और दूसरे न्यूट्रॉन। अच्छा, और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा, आगे ये बच्चे, बाद में कुछ फिजिस्ट आए या साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम को भी मज़ीद ब्रेक कर दिया, ठीक। एटम को तोड़ के उससे हमने फिर क्या हासिल कर लिए? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, है कि नहीं? अच्छा, फिर आगे क्या है बच्चे कि एटम के सेंटर में जो प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स की तादाद को बच्चे हम जाहिर करते हैं किससे? Z से। किससे? और ये किसी भी एटम का क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है? समझ आ गई है जी? किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स हों, वही उस एटम का क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। और किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी न्यूट्रॉन्स हों, क्या हों बच्चे? न्यूट्रॉन्स। उसको N से जाहिर करते हैं, वो क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन नंबर। क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन नंबर। समझ आ गई? और अगर इन दोनों को आपस में जोड़ लिया जाए, यानी कि Z और N को आपस में जमा कर लिया जाए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जमा कर लें, कि न्यूक्लियस में टोटल जितने भी हैं उनको आपस में ऐड कर लें, जमा कर लें, तो उससे जो हमारे पास कुल जो चीज़ बनेगी उसको बच्चे क्या कहते हैं? मैस नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक मैस भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं स्टूडेंट्स? A से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और ये किसके बराबर है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद के जमा के बराबर है। और इसका एक और नाम भी है, जब दोनों को जमा कर लें तो हमारे पास जो चीज़ आती है उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी अंदर हो, उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। याद रहेगी ये बात? ठीक है। अच्छा, आगे देखें जी, इसमें से ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये और ये MCQ है, रदरफोर्ड ने थोड़ा हमें बताया था, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद आगे स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कोई भी सिंबल अगर लिखा जाए H11 ऐसे लिखते हैं ना, लिखते हैं कि नहीं, नीचे एक नंबर लिखा होता है, एक नंबर किधर लिखा होता है, ऊपर। तो जनरल मैं एक सिंबल ले रहा हूँ X, कोई एलिमेंट है उसका नाम X रख लें, उसके ऊपर एक नंबर जो लिखा होता है वो होता है एटॉमिक मास, और जो नीचे लिखा होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है जी। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? A है। इसका सॉरी एटॉमिक मास कितना है? A है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? Z है। और वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ठीक। अच्छा, एक और बात, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये लिखा हुआ है 13(6), तो आपने बताना है कि इसमें एटॉमिक मास कितना है, तो आप बता दें कितना है जी? 13 है। और इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, यानी कि प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है? 6 है। ठीक है। और दूसरा, अगर आपसे ये पूछ ले कि इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है, MCQ पूछ सकता है, ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करें, जो भी आएगा वही न्यूट्रॉन्स होंगे। तो 13 में से 6 निकालें तो कितने आगे? 7। यानी कि इस न्यूक्लियस में कितने, ये वाले में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 7 न्यूट्रॉन। ठीक है। अच्छा, एक और बात बच्चे, एक MCQ है कि जो प्रोटॉन का मैस है, मैस ऑफ प्रोटॉन, वो नियरली इक्वल है किसके? मैस ऑफ न्यूट्रॉन के। मैस ऑफ, यानी कि दोनों का मैस अंदाज़न आपस में क्या है? बराबर हैं। लेकिन जो हमारे पास प्रोटॉन का मैस है, किसका मैस? प्रोटॉन का मैस, वो ग्रेटर है, बड़ा है। कितना? 1836 गुना। किससे? मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है। यानी कि प्रोटॉन भारी है, वजनी है। कितने गुना वजनी है? 1836 गुना। किससे? इलेक्ट्रॉन से। समझ आ गई है जी। अच्छा, अब ये बच्चे कि अगर किसी भी एटम का टोटल मैस आपने निकालना हो कि उसका मैस कितना है, जिसको हम एटॉमिक मैस कहते हैं, तो आप उसके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मैस निकाल लें टोटल, तो अंदाज़न वही आपका क्या होगा? उस एटम का एटॉमिक मैस होगा। समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास एक आर्टिकल है आइसोटॉप्स, पढ़ा हुआ ये भी। आइसोटॉप्स क्या है? किसी भी एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स, ये एक A एटम है, कोई एक B एटम है और एक कोई C एटम है, तो 3 एटम्स हैं। ठीक है। एक समझ लें ये है, एक समझ लें ये है, एक समझ लें ये है। समझ आई? अब देखें, ऐसे एटम्स, किसी भी एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनमें प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी हो। प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं ना, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर यकसा हो, एक जैसा हो। अब इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, इसका भी कितना है? प्रोटॉन तो सब में 1-1 है, लेकिन इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ हो। इधर 0 है, इधर कितना है? 1 है, इधर कितना है? 2 है। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा हो सकता है कि जिनका एटॉमिक मैस मुख्तलिफ हो, या एटॉमिक मैस भी कह सकते हैं, मैस नंबर भी कह सकते हैं। तो यहाँ ठीक है जी। तो चाहे तो इन दोनों को मिला के तारीफ बना ले, चाहे इन दोनों को मिला के। ठीक है। एटॉमिक नंबर यकसा लेकिन मैस नंबर मुख्तलिफ हो। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी एक एग्जांपल कर लेनी है आपने, हाइड्रोजन वाली। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम। प्रोटियम में एक प्रोटॉन, सब में एक कितना है? नीचे प्रोटॉन की तादाद होती है ना, लेकिन सबका मैस नंबर क्या है? मुख्तलिफ है। पहले में कितने न्यूट्रॉन है बताएं ज़रा। पहले में खोते इंसान, ऊपर वाले में से नीचे माइनस करें, वीडियो में खोते इंसान आ गया। 1 में से 1 माइनस करें तो 0 न्यूट्रॉन। 2 में से 1 माइनस करें तो 1 न्यूट्रॉन। 3 में से 1 माइनस करें तो 2 न्यूट्रॉन। ठीक है। अच्छा, और हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। यही है ना। आगे क्या आर्टिकल है? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। एक साइंसदान थे, उनका नाम था हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल एक शाम को
अपना लैब में अपनी लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और शाम का वक्त हुआ होगा, ठीक है, और घर से फ़ोन आया होगा कि हाँ ठीक है, वो शाम का वक्त हुआ होगा और फ़ोन आया होगा घर से कि जल्दी आ जाएं, सब्ज़ी ले आएँ, ठीक है, पैम्पर वैम्पर ले आएँ बच्चों के। तो अब शाम के वक्त बहरहाल जल्दी जल्दी जो भी है, मैं कहानी बना रहा हूँ, तो उन्होंने अपनी लैब का जो भी सामान था वो समेटा, एक बैग में रखा, यानी कि जो बक्सा होता है जो भी, उसमें उन दिनों वो किसकी ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम एक एटम है ना, आपको पता है, यूरेनियम साल्ट की वो स्टडी कर रहे थे कि ये क्या है, मतलब इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास एक फ़ोटोग्राफिक पेपर भी पड़ा हुआ था। फ़ोटोग्राफिक पेपर एक ना ऐसा पेपर होता है कि अगर उसके ऊपर रेडिएशंस गिराई जाएँ तो उसके ऊपर निशानात पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, रेडिएशंस पता है ना, शुआओं को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने जल्दी जल्दी समेटा, इसको एक बक्से में जैसे भी रखा, इकट्ठा ही रखा होगा ज़ाहिर है उसने, और इकट्ठा रख के ये जनाब चले गए। तो सुबह आगे इसने देखा तो इस ना फ़ोटोग्राफिक पेपर के ऊपर इस तरह निशानात पड़े हुए थे। अभी सोच में पड़ गया कि रातों रात मैं तो इसको सही रख के गया था, इसके ऊपर निशान कहाँ से आ गए। अच्छा, कोई पाकिस्तानी होता उसने कहना था इतने जिन रहते हैं, ये रात में आग कम पाते हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन वो जो भी था उसने सोचा कि यार ये क्या है। बच्चे, जब आप अपने सामने आने वाली चीज़ों के बारे में क्वेश्चन करेंगे ना कि ये क्या है, ये क्यों है, तो आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। यहीं से आगाज़ होता है एक साइंसदान की ज़िंदगी का, डिस्कवरीज़ का, ठीक है कि नहीं। अच्छा, जैसे आप बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आती कोई बुक, यार कोई बच्चा बहुत ही वीक है, वो कहे सर ये क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अगर उसके अंदर जुस्तजू होगी ना, एक तड़प होगी कि यार ये क्या कर रहे हैं सर, ये क्या है, क्या ये, अगर वो जानने की कोशिश में लग गया, उसने सवालों के जवाब ढूंढना शुरू कर दिए कि सर क्या पढ़ाते रहते हैं, मैं देखूं तो सही इसको। तो जिस दिन उसने सवालों के जवाब के पीछे जाना शुरू कर दिया, उस दिन उसको समझ आना शुरू हो जाएगी, चाहे वो जितना मर्ज़ी पढ़ने में कमज़ोर हो। तो जब इसने हेनरी बैकरेल ने सोचा कि ये इसके ऊपर कहाँ से निशान आए हैं, ऑब्ज़र्व किया, थिंक किया, सोचा, तो फिर इसने कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ और एलिमेंट्स को लेके भी, यूरेनियम को और मज़ीद इसने स्टडी किया। अब इसने अपना रिज़ल्ट क्या बताया वो मैं आगे बताता हूँ। इसके साथ ही एक और साइंसदान थी, आज तक मैंने सिर्फ एक ही अकेली साइंसदान लड़की देखी है, ठीक है, उसका नाम था मैरी क्यूरी, माड़ी चूड़ी, ठीक है नहीं। मैरी क्यूरी एक साइंटिस्ट थी, इनके साथ इनके हस्बैंड भी थे, पैडी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे, वहीं पे इन्होंने फिर एक दूसरे को पसंद किया, वहीं पे इन्होंने शादी की थी आपस में, ठीक है। और फिर बाद में इन्होंने क्या है कि एक ही लैब में कलेक्टिवली रिसर्च शुरू की, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को इन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया। और क्या है कि ये भी उन दिनों ना, ये दोनों भी, ख़ास तौर पे ये लेडी जो इसका ज़्यादा रोल है मैरी क्यूरी का, ये बड़ी हार्ड वर्किंग और कमिटेड वुमेन थी, क्योंकि साइंस की फील्ड में आपने जब एक नुक्ते को भी हल करना होता है ना, उसके लिए कई रातें जागना पड़ता है। अब ये आपके सामने तो आपने पढ़ लिया एक ही 5 मिनटों में, लेकिन जिसने पहली दफ़ा सोचा होगा, कितना उसने सोचा होगा, है कि नहीं, कई रातों की मेहनत होगी। तो यहाँ से फिर बड़ी मुश्किल ये काम है। तो अब क्या हुआ कि उन्हीं दिनों ये भी रिसर्च कर रही थी, कुछ एलिमेंट्स को स्टडी कर रही थी, तो इन्होंने ना कुछ 2 नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए मैरी क्यूरी ने। एक था हमारे पास रेडियम और एक था पोलोनियम, ठीक है जी। इधर से ये यूरेनियम को जनाब लगे हुए थे। अच्छा, क्या हुआ, इन्होंने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये कहा, ये पोलोनियम है और ये रेडियम है, कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे यूरेनियम था, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली, कुदरती तौर पर
अपने अंदर से मुसलसल क्या खारिज करते रहते हैं? रेडिएशंस। अच्छा, इसने भी सोचा होगा कि यार इस साथ तो यूरेनियम ही पड़ा हुआ ना, इसी ने कुछ किया होगा, और तो कोई इधर आया नहीं। समझ आ रही है? इधर से इन्होंने कहा कि भाई कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं? रेडिएशंस खारिज करते हैं, अपने अंदर से मुसलसल शुआएँ खारिज करते रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इनके पास इनका जो एटॉमिक नंबर है वो ग्रेटर देन 82 होता है। इनके पास बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं, 82 के करीब प्रोटॉन्स हैं। ये जो मैंने एलिमेंट्स लिखे ये इससे मुराद ऐसे है कि इनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इनके पास क्या बहुत ज़्यादा है? अब वो जो एनर्जी है ना, वो इनको तंग करती है, इनको गैर क़याम पज़ीर बना देती है, यानी कि इनको कमज़ोर कर देती है। उस वजह से ये अपने आप को ताकतवर करने के लिए अपने अंदर से क्या खारिज करते रहते हैं? रेडिएशंस। और वो रेडिएशन क्या लेके जाती हैं? एनर्जी। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके पास एक जग हो, उसमें पानी हो, पानी अगर ऊपर वाली सतह से ऊपर होगा तो जग स्टेबल नहीं होगा, पानी उसमें। अब जग स्टेबल कैसे होगा कि वो पानी जो ऊपर इजाफी है उसको बाहर गिरना पड़ेगा। इसी तरह ये एटम्स जो हैं, इनके पास जो इजाफी एनर्जी है वो इनको अनस्टेबल बना देती है, इनको नामुकम्मल कर देती है, गैर क़याम पज़ीर। तो ये अपने आप को क़याम पज़ीर बनाने के लिए, मुकम्मल करने के लिए अपने अंदर से कुदरती तौर पर खुद ब खुद ही मुसलसल क्या खारिज करते रहते हैं? रेडिएशंस खारिज करते रहते हैं। तो फिर इन्होंने अपने रिज़ल्ट्स दिए कि भाई कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा 82 से ज़्यादा है, वो नेचुरली अपने अंदर से रेडिएशंस खारिज कर रहे हैं। और मैरी क्यूरी ने ऐसी ये जो अमल है कि किसी एलिमेंट के अंदर से रेडिएशन खारिज होने का जो अमल है, मैरी क्यूरी ने इस अमल को नाम दिया नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का। किसका नाम दिया? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का। और ये एलिमेंट्स जो कि रेडिएशंस खारिज करते हैं, इन एलिमेंट्स को कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। याद रहेगा स्टूडेंट? ठीक है जी। और मैरी क्यूरी को इस डिस्कवरी की बिना पे, जो इसने नए 2 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए थे, इसकी बिना पे शी गॉट नोबल प्राइज़, इनको नोबल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, नोबल प्राइज़ की इतनी रकम है कि आप उसकी आपकी जो 10 नस्लें हैं वो बैठ के चौड़ी होकर भी खाएं ना तो वो ख़त्म नहीं होती। अल्लाह हाफ़िज़। चलें, इसको बंद करें।